हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। उम्मीद है आप लोग मैथ्स का मेरा सारा वीडियोस देख रहे होंगे। हमने काफ़ी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं एंड अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी चैप्टर्स में काफ़ी अच्छी बनी हुई है एंड दिन ब दिन सुधार आ रही है वीडियोस में। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। क्लास 10 ICSE बोर्ड का है मैथ्स, है ना बच्चों। एंड अब देखते हैं फैक्टराइजेशन। सबसे पहले बच्चों, ये वर्ड फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है ना। तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है पहले ये समझना है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स। बस पूरा चैप्टर एक ही में है, फैक्टर्स निकालना है। आपने 8 में पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन के बारे में। 8 में आपने 9 में पढ़ा होगा फॉर्मूलाज रिलेटेड, लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तो क्या होता है बच्चों? a माइनस बी, a प्लस बी, राइट। तो उसी तरह से वो फैक्टर्स रिलेटेड थे। अब हम थोड़ा एक डिग्री ऊपर आ रहे हैं, एक थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ा रहे हैं। तो हम इसमें पॉलिनोमियल्स रिलेटेड फैक्टराइजेशन करेंगे, राइट बच्चों। वो भी पॉलिनोमियल्स था, ये भी है, बट ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है बच्चों। और बड़ा आसान है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं बच्चों, और कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? देखो, पॉलिनोमियल्स में आपने देखा है दो वर्ड्स है। पॉली, पॉली मतलब बहुत ज्यादा होता है, राइट। जैसे आप साइंस में पढ़ोगे पॉलीमर्स, है ना, जो छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के बनाते हैं तो उसे पॉलीमर्स कह लेते हैं। उसी तरह यहाँ अलग अलग टर्म्स को, जो मैथ्स में कहते हैं हम लोग, अलग अलग टर्म्स को जोड़ के जो सीरीज बन रही है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है। देखो सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? एन एक्सप्रेशन। कुछ कुछ चीजें आपको समझनी है बच्चों। जैसे मैंने आपको इससे पहले लीनियर इक्वेशन में भी समझाया है कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको वर्ड्स को समझना जरूरी है बच्चों। ये सब चैप्टर्स करने से अगर ये सब वर्ड्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो मैथ्स में क्या है, इंटरेस्ट आने लग जाएगा आपको, है ना। जब आप ये सब वर्ड्स देखोगे, वर्ड्स ही नहीं पता क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या होता है ये इक्वेशन, है ना, तो क्या होता है, इंटरेस्ट हटने लग जाता है बच्चों। तो अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ाना है, आपको अच्छे से समझना है, तो प्लीज पहले ये वर्ड्स को अच्छे से समझे, है ना। पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं है, डराने के लिए नाम अलग अलग दे देते हैं मैथ्स में ना। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? डिफरेंट टर्म्स को जोड़ के जो एक सीरीज बन रही है उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स करेंगे। देखो अब पहला बहुत ही डरावना एक सीरीज आपको दिखेगी यहाँ पे, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस, ये बढ़ता जा रहा है बच्चों, है ना। कहां तक जा रहा है? प्लस a n माइनस 1 इंटू x, और प्लस लास्ट में हो जाता है बच्चों a इंटू n, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको इस पॉलिनोमियल में दो चीजें को ध्यान रखना है बच्चों। ये पॉलिनोमियल क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये 0 से 1 हो रहा है, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, कब तक जाएगा ये? अगर हम इसे i बोले, है ना, सोचो पोजीशन एक तरह से मान ले, तो i कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? 0 से लेकर कहां तक हो रहा है बच्चों? n तक, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में देनी है। इसको आप अगर बड़ी क्लास में जाते हो तो बाइनोमियल्स पढ़ोगे, है ना, तो उधर भी आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं सीखने की है। देखो तो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है? a का वैल्यू n तक जा रहा है। उसी तरह ये n कहां तक जा रहा है? ये उल्टा जा रहा है, ये n से कहां जा रहा है? x टू द पावर 0। देखो ये x टू द पावर 0 मतलब क्या होता है बच्चों? 1 ही होता है। तो लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो x टू द पावर n से मतलब ये जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं 0 से लेकर n तक और n से लेकर 0 तक, यानी ये एक एक जो चीजें हैं ये कहलाती है टर्म्स बच्चों, है ना। ये क्या कहलाती है? टर्म्स। ये अलग अलग टर्म्स है ना। तो अलग अलग टर्म्स जुड़ रहे हैं। तो ये a0 क्या है बच्चों? a0 एक तरह से कांस्टेंट्स है ना, एक कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट जब एक वेरिएबल के साथ जुड़ता है, यहाँ x क्या है? वेरिएबल है। तो जब ये वेरिएबल के साथ जुड़ता है ये कांस्टेंट, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कोफिशिएंट कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, ठीक है बच्चों।
तो क्या कहलाएगा ये a टू दी a0 क्या कहलाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। a1 क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1। दूसरी चीज वर्ड्स बच्चों क्या है यहाँ पे, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिग्री, है ना। डिग्री मैंने पिछले उसमें भी समझाया है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। डिग्री किसे कहते हैं, जो ये जो पॉलिनोमियल हैं इनके अलग अलग टर्म्स है, राइट बच्चों। आपको फाइंड करना है कि जो कौन से टर्म में ये जो पावर है x का, यानी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है जिस टर्म में, है ना, और वो कितना है ना, तो वही कहलाएगा उसका डिग्री। यानी अगर हम देखें तो यहाँ हाईएस्ट क्या है बच्चों, n, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई बच्चों, n। आपको जैसे पता ही होगा कि क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है बच्चों, 2 होती है, राइट। मतलब एक्स स्क्वायर मिलेंगे आपको वहां पे, x टू द पावर 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा। वहीं अगर लीनियर इक्वेशन है बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन यानी लाइन यानी 1, है ना, तो x टू द पावर 1 अगर हाईएस्ट डिग्री होगी तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। x स्क्वायर अगर होता है बच्चों तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x टू द पावर 3 होता है वो कहलाता है क्यूबिक इक्वेशन। x टू द पावर 4 अगर होता है तो बच्चों ये कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कॉन्स्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिग्री किसे कहते हैं, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में। देखो आपको लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, आप देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, एक इक्वल साइन होनी जरूरी है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। यानी इक्वल टू साइन है तो इक्वेशन, इक्वल से इक्वेशन। एंड अगर वो चीज नहीं है, सिर्फ एक ही है हमारे पास, एक लंबी सीरीज है या कुछ भी है, उसके डिग्री के अनुसार ये क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखो जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में यहाँ पे दिखा रखा है 2x + 7 क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। एंड अब आता है एक थोड़ा सा चीज जिसे हम थोड़ी सी और देखते हैं। ठीक है ना बच्चों, जो हमने यहाँ लिखा है ना बच्चों, ये क्या है, इसमें कौन सी वेरिएबल यूज हो रही है, x। तो हम इसको ना एक फॉर्मेट से डिनोट कर सकते हैं, f ऑफ x। f क्या कहलाता है बच्चों, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, इसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ x, मतलब ये पूरा क्या कर रहा है, फंक्शन हो रहा है किसके कारण, x का। तो f ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x, कौन सा x क्या है यहाँ, वेरिएबल। तो ये पूरी चीज को, जैसे हर कोई चीज का नाम दिया जाता है, जगह का नाम दिया जाता है, कुछ भी चीज का नाम दिया जाता है, तो इस पॉलिनोमियल को फॉर अंडरस्टैंडिंग या फिर शॉर्ट नेमिंग हम क्या करते हैं, इसे एक नाम दे देंगे fx। आप कुछ भी दे सकते हो, fx दे सकते हो, gx दे सकते हो, hx दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना बच्चों, तो ये एक नेमिंग वर्ड हो गया, फंक्शन ऑफ x। ये क्या डिनोट करता है, fx क्या डिनोट करता है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन। एंड हम इसमें और कुछ है नहीं है बच्चों, ये चीज मैंने आपको समझा दी है। एक लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोफिशिएंट है। देखो लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोफिशिएंट किसे कहते हैं, लीडिंग टर्म जो पहले आता है उसे लीडिंग टर्म कहते हैं, यानी a0 जहां से स्टार्टिंग हो रही है तो उसे कहते हैं लीडिंग टर्म। एंड लीडिंग कोफिशिएंट क्या, लीडिंग टर्म हो गया ये वाला बच्चों, एंड लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, a0 हो गया बच्चों। ठीक है, तो बस इतना ही समझना है फर्स्ट पेज के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड पेज में। देखिए सेकंड पेज क्या कहना चाह रहा है अभी, देखिए अब यहां कह रहा है इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स बच्चों, है ना। तो इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स में क्या कह रहा है बच्चों, देखो इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जब यहां पे आ रहा है, कह रहा है कि दो पॉलिनोमियल्स इक्वल कब होंगे। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, देखो आपके हिसाब से कब होंगे सेम, जब उनके जैसे यहाँ पे देखो आप लिया हुआ है fx और gx लिया हुआ है बच्चों, है ना। एक में a0 से स्टार्टिंग किया हुआ है एंड दूसरे से b0 से स्टार्ट किया हुआ है। जैसे आपने सिमिलर पढ़ लिया होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा होगा बच्चों। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में जो फर्क है, जैसे कॉन्ग्रुएंट में क्या होती है, रेशियो भी सेम होना चाहिए एंड
लेंथ भी सेम होना चाहिए, राइट। डायमेंशन सारे सेम होंगे तो हम लोग कहलाएंगे, इक्वल होंगे तो हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, राइट बच्चों, है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या है बच्चों, वहां हम सारे डायमेंशंस कहते हैं, यहाँ क्या होगा, सारे टर्म्स, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल आपको समझाते थे, जैसे अगर फर्स्ट सोचो a0 है, x टू द पावर n है, एंड दूसरे में क्या है, b0 है एंड x टू द पावर, इसमें भी n है, तो ये क्या हो गया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म विद डिग्री सेम टर्म हो गया, राइट। तो ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स मिलाने हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स दो फंक्शन के यानी दो पॉलिनोमियल के अगर सेम है बच्चों, तो वो कहलाता है इक्वल, इक्वल पॉलिनोमियल्स। अब सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होने से हो जाएंगे, नहीं, आपको सेम नंबर डिग्री भी कभी ध्यान देना है बच्चों। इस केस में आपको डिग्री ध्यान देनी है ना, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री या जो भी है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स होने हैं एंड डिग्री सेम होनी है एंड कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होने हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, द टू पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x, एक मिनट बच्चों यहां पे कुछ मिसिंग है क्या, आर सेड टू बी इक्वल और रिटन एज, जैसे अगर हम लोग दो फंक्शन ले लेते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, fx gx, इन दोनों को हम लोग इक्वल बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। देखो बच्चों, एक ये तरीका भी है IFF लिखने का, तो इसका मतलब भी इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है बच्चों। तो इफ एंड ओनली इफ डिग्री ऑफ fx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx, है ना। मतलब अगर यहाँ n हो रहा है या यहाँ m हो रहा है, सोचो अगर ये m है तो यहाँ पे पहली बात तो क्या होनी पड़ेगी, n इज इक्वल्स टू m होनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी है। एंड क्या करना है, ये a0 और ये b0 क्या होना पड़ेगा बच्चों, इक्वल होना पड़ेगा। एंड दूसरी बात, ये वेरिएबल अगर x में है तो ये भी वेरिएबल x में होना चाहिए, है ना। तो टू फंक्शंस या फिर टू पॉलिनोमियल्स fx और gx are said to be equal if they have the same degree and उनका corresponding terms क्या है, equal होना चाहिए। जैसे वहां पे लिखा दिखाओ, all their corresponding coefficients are equal, है ना, corresponding coefficient are equal। in short, आपको अगर जब हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि corresponding coefficient are equal, मतलब हम corresponding terms भी चेक कर लेते हैं कि equal है या नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, अब देखो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम है बच्चों, है ना। तो डिवीजन एल्गोरिदम में क्या दिया हुआ है, देखो डिवीजन में कुछ नहीं करना है बच्चों, ये बहुत ही आसान चीजें हैं, आपको इसमें डरना नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको करके देखते हैं, है ना। पहले तो मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, मैंने आपको फैक्टराइजेशन के बारे में, है ना, फैक्टराइजेशन मैंने देखा है बच्चे जितने बड़ी क्लास में होती है तो उनको छोटे छोटे वर्ड से काफी दिक्कतें आती हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक बार तोड़ के देखते हैं ना। फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करना है। क्या करना है हमें, फैक्टर्स फाइंड करना है, तो इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब एक दूसरा वर्ड है बच्चों, मल्टीपल्स। मैंने देखा है बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं मल्टीपल्स और फैक्टर्स को लेके, इन दोनों में बच्चों को काफी दिक्कतें हैं। देखो बच्चों एक चीज समझो आप, 2 3 6, अगर मैं ये स्टेटमेंट इक्वेशन लिखता हूं, राइट, तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, 6 क्या है, 6 के फैक्टर्स क्या हैं, जिनसे ये बन रहा है वो कहलाते हैं फैक्टर्स, यानी 2 और 3 क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है बच्चों। एंड अगर मैं पूछूं कि 2 का मल्टीपल क्या है, जैसे अगर मैं पूछूं 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 1 जा 2 जा, डिफरेंट ये नंबर अगर चेंज होके जो आंसर आ रहे हैं वो कहलाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, या फिर इसमें आप बोल सकते हो ये मल्टीपल ऑफ 6 भी है, राइट, 3 भी है, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 भी है। लेकिन अगर हम इस साइड एक नंबर को फिक्स करते हैं और यहाँ पे चेंज करते जाते हैं एंड जो आंसर आता है तो वो कहलाते हैं मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर। इसमें भी बोल सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी आप यहां पे देखते हैं तो ये कहलाते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है बच्चों। एट द सेम टाइम इट इज मल्टीपल ऑफ 3 ऑल्सो, 1 ऑल्सो, 6 इटसेल्फ ऑल्सो, है ना। तो 6 का अलग अलग मल्टीपल्स है। एंड फैक्टर्स क्या है,
1 इसका फैक्टर हो गया, 2 इसका फैक्टर हो गया। जैसे अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6। तो ये इनके फैक्टर्स हो गए बच्चों, जिनसे ये बन रहा है वो कहलाता है फैक्टर्स, एंड जो फाइनल आंसर होता है वो कहलाता है मल्टीपल। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान देके रखनी है। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं जो कि क्लियर होनी चाहिए, मेरे हिसाब से बच्चों को आनी चाहिए आप लोग, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से, जैसे आपको मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा चीज सिखा देता हूं। जैसे 5 है बच्चों, नहीं हम लेते हैं 7। तो 7 अगर लेते हैं हम तो क्या आ जाता है बच्चों, 2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 और 1। तो बच्चों ये आपको एक मैं फॉर्मेट आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूं कि आप एक डिवीजन का फॉर्मेट याद रखें। खैर आप क्लास 10 में हो, काफी बच्चों को ये आता भी होगा, एंड जिनको नहीं आता उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये, है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये जो 2 जिसे 7 को डिवाइड कर रहा है ना बच्चों, ये क्या कहलाता है, डिवीजर। कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों, ये सब में डिवीजर कहलाता है। एंड जो ऊपर या फिर यहाँ साइड में जो आंसर आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कोशेंट। ठीक है, ये कहलाता है रिमाइंडर। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें नहीं आता है, जिन्हें आता है वो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। एंड ये 7 जो है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है बच्चों, डिविडेंड। ठीक है बच्चों, अब देखो आप अगर देखो इसको डिविडेंड, तो आप एक इक्वेशन क्या बन सकती है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका इक्वेशन बनता है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम अभी जो पॉलिनोमियल करेंगे, f(x) एक पॉलिनोमियल हो गया, जिसका अगर हम बोले कि अगर डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल gx, अगर सोचो इसी के जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, ये 7 की जगह हम लोग f(x) ले लेते हैं, है ना। इसको डिवाइड करना है gx से, है ना। कोशेंट सपोज आ गया आपका, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर rx एंड समथिंग, कुछ भी आप ले लो यहाँ पे। जैसे तो आप क्या करोगे, f(x) पॉलिनोमियल हो गया, एक तरह से ये डिविडेंड हो गया, तो यहाँ डिविडेंड के जगह हमने इसको लिख दिया। डिवीजर क्या है बच्चों, सोचो gx है ना। कोशेंट सोचो आपका hx आ गया, है ना, एंड रिमाइंडर r बच गया। यानी अगर आप रिमाइंडर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका डिविडेंड और डिवीजर के ऊपर, दोनों की डिग्री में कितने का फर्क है, उसके हिसाब से आपका रिमाइंडर की डिग्री या फिर कांस्टेंट आता है ना बच्चों। उसके लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ gx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन rx इज ऑफ द टर्म ax प्लस b वेयर ab may be 0। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, इफ gx इज अ लीनियर पॉलिनोमियल देन rx इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब क्या बोला हुआ है, अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन भी है, पहले हम वो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर ये स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक, ये f(x) हो गया, एंड ये क्या है, लीनियर है। ये लीनियर, यानी लीनियर क्यों है, इसकी डिग्री 1 है। ठीक है ना। अगर ये एक पॉलिनोमियल, जब हम एक लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल से, सॉरी इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। जब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या कोई भी पॉलिनोमियल हो यहाँ पे, जिसको हम अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में क्या बचना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट बचेगा केवल। ठीक है, अब इससे क्या, ये क्यों आपको समझाया जा रहा है, इसको देखो कैसे होता है। ये जो x है ना बच्चों, ये लास्ट वाला x तक को कैंसिल आउट कर देगा, एंड लास्ट में बचेगा रिमाइंडर, यानी एक कांस्टेंट बचेगा। एंड जब ये अगर डिग्री 2 हो जाती है बच्चों, तो ये यहां तक वाले को करता है, एंड लास्ट में मे बी आपको ax प्लस b वाला फॉर्मेट का रिमाइंडर मिल सकता है ना। तो रिमाइंडर में लास्ट में x आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ सकता है।
अगर ये डिपेंड करता है आपके डिवीजर के ऊपर, अगर डिवीजर क्वाड्रेटिक है यानी डिग्री 2 है तो मे बी आपका ax प्लस बी का फॉर्मेट में आंसर आ सकता है ना। एंड कभी कभी हो सकता है इसमें a और b की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना, डिपेंड्स। एंड जब लीनियर रहेगा बच्चों तो ये x नहीं आएगा बच्चों, लीनियर रहेगा तो हमेशा आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। एंड यही चीज आपको अगर थोड़ी सी चीजें आती है तो एग्जाम्स में क्या होता है बच्चों कि आपको अगर कहीं पे सोचो आपने जब लीनियर इक्वेशन से, लीनियर पॉलिनोमियल से आपने एक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया एंड लास्ट में आपने डिग्री सोचो x मिल रहा है आपको रिमाइंडर में, तो आपको समझ जाना है कि ये तो लीनियर है। एंड लीनियर जब भी कोई एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है वो तो सिर्फ एक कांस्टेंट छोड़ेगा, बाकी कुछ नहीं छोड़ेगा रिमाइंडर में, तो वहां से आपको एक अलर्ट मिल जाता है कि कंप्लीट कीजिए, आपने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलिए जिनको ये डिवीजन आता है उनके लिए तो आसान है, जिन्हें नहीं आता वो कंटिन्यू करें, इसमें देखें कैसे करना है। अब देखो बच्चों कैसे करना है, ये 2x है एंड यहाँ पे क्या है 2x क्यूब है। तो हमारा काम सबसे पहला क्या होता है, हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, इसको और इसको। कैसे इक्वल कर सकते हैं, अगर इसमें हम लोग देखो क्या है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x क्यूब है, इसमें x है, यानी इसको हमें क्या करना है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2x क्यूब हो जाएगा, ये 2x क्यूब हो जा रहा है बच्चों। अब जब हम ये x स्क्वायर को इससे करेंगे तब हमें इससे भी करना पड़ेगा, है ना बच्चों, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो ये क्या दे देगा बच्चों -3x स्क्वायर बच्चों, है ना, यानी x स्क्वायर को हम इससे पूरे को हमेशा यहाँ कुछ भी आएगा ये पूरे से मल्टीप्लाई होना है बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों 2x क्यूब। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जा रहा है बच्चों, है ना, ये कैंसिल हो जा रहा है एक तरह से। एंड यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाता है, राइट, सब्ट्रैक्टिंग। अब हम एक्चुअल में क्या करना है, ये पॉलिनोमियल को इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे प्लस हो जा रहा है बच्चों 7x। अब क्या हो जाएगा -7x प्लस 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर है ना, एंड ये -7 प्लस 3 क्या हो जा रहा है बच्चों, सेम डिग्री है देखो, तो इसलिए हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों -4x स्क्वायर, और ये क्या बच जाएगा +5x -9, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हमें क्या करना है, इस 2x को -4x स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको -2x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 2 4 हो गया तो -4 आ गया, x इंटू x स्क्वायर बच्चों, तो -4x स्क्वायर हो गया। तो यानी ये हमारा कैंसल आउट हो रहा है। फर्स्ट टर्म को हमेशा कैंसिल करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है बच्चों। अब ये -2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस 11x हो जाएगा। ये माइनस कर देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा -5 -11 -6x, और ये क्या आ जाएगा -9। अब हमें क्या करना है, इसे 6x बनाना है, -6x बनाना है, यानी -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -6x, तो ये प्लस, ये कैंसल आउट हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस 9 माइनस हो गया, तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों 2x - 3। देखो बच्चों मैंने यहाँ फिर कुछ गलती की है। क्या गलती की है देखो, अगर आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपने अगर नोट किया मैंने क्या गलती की है तो कमेंट करें। एंड देखिए हमने क्या गलती की है गड़बड़ में। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जब ये -2x को -2 ये 2x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये 4x स्क्वायर तो काट दिया, बट -2x और -3x क्या होता है +6x होता है। और मैंने क्या किया +5x को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, जो कि गलत था मेरा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +6x होता है ना। +6x होने के कारण ये पूरा कट आउट हो जाता है। एंड इधर से आप इसको एक बार अगर सको तो रेक्टिफाई कर दो, या तो फिर देखिए हम खुद ही करके दिखाते हैं। 5x - 6x क्या हो जाएगा बच्चों -x और -9 हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना बच्चों। अब देखो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ये -x चाहिए, अब यहाँ पे तो 2 है, आप बोलोगे सर हमें तो 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम -x चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये 3 के जगह हम लोग क्या कर देंगे, इसको
माइनस 1/2 कर देंगे। अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस एक्स हो जाएगा, एंड ये प्लस कर देंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2, माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जा रहा है 9 माइनस 9 और माइनस 3/2। इनको एलसीएम कीजिएगा तो 9 2 18 और 3 21, यानी माइनस 21/2, यानी आपका रिमाइंडर इस केस में क्या बच रहा है माइनस 21/2। तो ये चीजें आपको भी ध्यान देनी है बच्चों। ये जो मिस्टेक हमने की कि मैंने क्या किया, इसको एडिट मल्टीप्लाई किया और एडिशन करके आंसर लिख दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें को आपको भी अवॉइड करना है, जो मैंने गलती की है यहाँ पे वो आपको भी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या दिखा रहा है अब, नेक्स्ट हमें क्या दिखा रहा है, फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब बोल रहा है फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो मैंने आपको समझा दिया। अब देख, ये पॉलिनोमियल के टर्म्स में हम देखेंगे जब अगर ये रिमाइंडर 0 आता है बच्चों, है ना, आपको 2-3 चीजें आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। एक फैक्टर थ्योरम पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है ना। उससे पहले हम समझ लेते हैं फैक्टर किसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप अगर स्क्रीन में देख पा रहे हैं तो देखिए, जो ये 1 में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A non-zero polynomial is called a factor of any polynomial if and only if there exists some polynomial qx such that fx is equals to gx into qx। यानी जो मैंने आपको बताया डिवीजन फॉर्मेट में, अगर ये fx है सोचो, एंड आपने इससे क्या किया, gx से डिवाइड किया। जैसे हमने पिछले एक जो मैंने पॉलिनोमियल सॉल्व किया था, बीच में जो था वो fx था, जिससे डिवाइड किया वो gx हो गया, एंड ऊपर जो आ रहा है ये क्या हो रहा है qx। अगर ये पूरे प्रोसेस में रिमाइंडर अगर 0 आ गया बच्चों, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, fx इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर होता है, बट ये तो 0 आ गया रिमाइंडर इस केस में। जब रिमाइंडर 0 होगा, कंडीशन क्या है बच्चों, इफ रिमाइंडर इज 0, तो उस केस में ये जो दो होंगे ना इक्वेशन पॉलिनोमियल, ये कहलाएंगे फैक्टर ऑफ fx। ये दोनों क्या कहलाएंगे, फैक्टर। मतलब मेन क्या है बच्चों, फैक्टर होने के लिए क्या होता है, रिमाइंडर आपको 0 होना पड़ता है। तो अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है डिवीजन के बाद, तो वो नंबर, जैसे अगर हम बोले जैसे 6 है ना, 6 का अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर 0। तो इस केस में क्या हो गया, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे gx इज अ फैक्टर ऑफ fx इफ रिमाइंडर इज 0, है ना। तो यही चीज आपको रिमाइंडर थ्योरम कहता है ना। यही चीज आपको रिमाइंडर थ्योरम में मिलेगी कि आपको क्या करना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रूव दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, तो आपको वहां दिखाना है कि भाई रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये फैक्टर है, बस। इट्स अ सिंपल वन, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देखो एक इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल दी हुई है, ठीक है। अब इन पॉलिनोमियल को जब आप तोड़ रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, सोचो x+2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो सोचो आपको 2x+1 आ गया आपका qx, 2x+3 आ गया qx। तो इस केस में क्या है, x+2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। और वैसे ही अगर आप 2x+3 से डिवाइड करते हो तो इसमें qx क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा बच्चों। क्वोशिएंट क्या आएगा, x+2 आएगा। तो both the polynomials are here factor of the given equation, given polynomial, ठीक है बच्चों। तो आपको एक चीज इसमें क्या समझनी है कि अगर सोचो आपने देखा कि जैसे हमने पिछले क्लास में लिया 2x+3, एंड सोचो अगर ये वैल्यू आपको अगर पुट करके अगर आंसर 0 आ जाता है, या फिर सोच लो आप सोचो आपने एक इक्वेशन ले लिया x-2 से एक बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, ठीक है ना बच्चों, एंड इससे आपको क्या मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। fx-2 से जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिल गया बच्चों, 0 मिल गया। तो एक चीज आपको यहाँ पे क्या समझनी है ना बच्चों, तो x-2 तो क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा पहली बात,
एंड जब ये फैक्टर कहलाता है तो जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, सोचो x माइनस 2 है, ये इक्वेशन हम लोग लेते हैं, सोचो x प्लस 2 दिया हुआ है ना, तो और क्या दिया हुआ 2x प्लस 3 है ना। क्वाड्रेटिक में क्या दिया हुआ था, इक्वेशन बोल रहा था वहां पे देखो इक्वेशन बोल रहे थे तो वो पॉलिनोमियल कहलाया, वो इक्वेशन थी। क्यों हम लोग इक्वेशन ये यूज कर रहे हैं, इक्वल टू साइन यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल है, इक्वल साइन नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल कह रहे हैं बच्चों। तो देखो वहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इस तरह का दो फैक्टर्स मिल जा रहे थे। हमने क्या किया था, x प्लस 2 को इधर हम क्या बोल रहे थे, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जा रही थी, -2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2 बच्चों। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलती थी, तो ये क्या कहलाती थी बच्चों, वहां पे ये कहलाता था रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स कहलाती थी क्या, -2 रूट्स। रूट्स मतलब क्या था, आपको ध्यान में अगर है तो रूट्स मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जो अगर गिवन इक्वेशन में पुट की जाती है तो रिमाइंडर क्या आता है बच्चों, 0 आता है, यानी वो कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगी। यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल हो जाते हैं, अगर x की कुछ वैल्यू पुट करने पे गिवन इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये क्या कहलाती थी, रूट्स कहलाती थी। ठीक है ना बच्चों। उसी तरह से आपको यहां पे ये समझना है, जब x प्लस 2 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी अगर हम उस केस में x प्लस 2, एक तरह से यही सोच लो कि x प्लस 2 उस केस में 0 हो जाता है एंड x इक्वल टू -2, अगर हम उस केस में अगर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, आपको रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है बच्चों। जब आप जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, है ना, कुछ अच्छे से समझ में आएगा, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जैसे यहाँ पे आपने ये तो छोड़ दीजिए अब, है ना, जैसे देखो अभी आपने आ गए, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, हम लोग यही जो कर रहे हैं यही रिमाइंडर ही थ्योरम है बच्चों, है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि fx इज इक्वल टू क्या है बच्चों, x माइनस अल्फा। जैसे मैंने आपको बताया कि fx क्या हो सकता है, gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर हो सकता है, राइट बच्चों। अगर gx सोचो, gx के जगह हमने क्या लिया, x माइनस अल्फा ले लिया, ये वाला, है ना, एंड ये qx है, और ये रिमाइंडर क्या हो जाता है। अगर आप इसमें यहाँ पे प्रूफ भी दिखाया हुआ है कि हम लोग ये x के जगह, जो ये x है, इसके जगह अगर अल्फा पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये सारी चीजें 0 हो जाती है। कैसे, देखो अब ये x के जगह अगर आप अल्फा पुट कर दो तो ये अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाता है बच्चों, 0 इंटू QX क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो गया। तो f अल्फा आपको क्या दे रहा है, एक तरफ से रिमाइंडर दे रहा है, f अल्फा क्या दे रहा है आपको, रिमाइंडर दे रहा है। तो यही चीज मेन है आपको समझने की है बच्चों, कि जब यहाँ पे जो डिवीजर वाला फॉर्मेट है, डिवीजर वाला अगर x माइनस अल्फा है तो आपको अल्फा पुट करना है। एक तरह से आप ये ट्रिक सोच सकते हो कि x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू अल्फा, यानी आपको क्या पुट करनी है, x की जगह अल्फा पुट करनी है। अगर ये डिवीजर सोचो x प्लस अल्फा है ना, तो आप x प्लस अल्फा इक्वल टू 0 कर दो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा। तो यहाँ से आपको समझ जाना है, जब ये डिवीजर अगर ये gx के जगह x प्लस अल्फा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे f ऑफ माइनस अल्फा देना है। माइनस अल्फा इज इक्वल टू रिमाइंडर देगा इफ gx, इस केस में आपको क्या मिल रहा है, gx इज इक्वल टू x प्लस अल्फा। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको एक क्लीन और करा देता हूं। अगर gx जो है आपका x माइनस अल्फा है तो आप एक क्या निकालना है, f ऑफ अल्फा निकालना है, जो कि आपको रिमाइंडर देगा। अगर gx आपका x प्लस अल्फा है तो आपको f ऑफ माइनस अल्फा निकालना है, जो कि आपको रिमाइंडर देगा। एंड अगर gx सोचो ax प्लस अल्फा है ना, तो इसमें क्या करना है, फिर देखो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ax प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस अल्फा बाई a, है ना, ये इस साइड आ जाएगा माइनस अल्फा अपॉन a, तो हम क्या निकालेंगे, माइनस अल्फा अपॉन a। वैसे ही अगर ax माइनस अल्फा है तो अब देखो ax माइनस अल्फा अगर करते हैं तो इक्वल्स टू 0 कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन a। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अल्फा अपॉन a बच्चों।
ये आपको क्या देगा, रिमाइंडर देंगे। ठीक है, तो ये आपको रिमाइंडर थ्योरम है बच्चों। ठीक है, और कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। तो इस तरह से आप करें। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड फैक्टर थ्योरम भी कर लेंगे, ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करें ही करें, एंड साथ साथ अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें, ताकि उनको भी बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाए बच्चों। मैं पढ़ाता हूँ ये समझकर कि आपकी बेसिक्स, देखो लॉकडाउन के कारण काफ़ी बच्चों की बेसिक्स बहुत ख़राब हो गई है, तो मैं इसलिए पढ़ाते समय छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर क्या छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट लॉकडाउन के कारण बच्चों आप सोच नहीं सकते, काफ़ी बच्चों का बेसिक्स एकदम खराब हो गया है, उन्हें नॉर्मल बेसिक टर्म्स नहीं पता है। तो इसलिए मैं अपने वीडियो बनाते समय ये ध्यान रखता हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, ताकि जो बच्चे थोड़े एवरेज हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।